नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल में। और जैसा कि हमने एक साथ मिलके एंड्रॉयड के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। ऑल दैट वाज एज अ पार्ट ऑफ एमसीए सेमेस्टर 4। तो अब हम एमसीए सेमेस्टर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अब के जो वीडियोस हो गए, इन वीडियोस में मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लारावेल। लारावेल एक सब्जेक्ट के तौर पे एमसीए सेमेस्टर 5 में शामिल किया गया है और ये सब्जेक्ट, ये टेक्नोलॉजी 2019 से एमसीए सेमेस्टर 5 के सिलेबस में शामिल की गई है। तो इस अब के जो सेशंस होंगे मेरे इस सेमेस्टर के दौरान, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा लारावेल के अलग अलग टॉपिक्स की जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो आज के इस सेशन में कि जो मेरा पहला सेशन है लारावेल का, उसमें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बेसिक्स। यहाँ पे हमें और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये जो मेरा पहला वीडियो है, सेशन है आपके साथ, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई लारावेल क्या है, उसके अंदर क्या है, और जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि लारावेल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उपयोगी हो सकती है आगे जाके, और उसमें ऐसा क्या है कि जो हमारा टास्क, मतलब कि डेवलपर का टास्क इजियर बनाता है। ओके, सो आज के इस सेशन में हम वी विल लुक एट basic things of Laravel, and I will give an overview of what is Laravel and what are the components or what are the main players of Laravel which plays an important role during project development. So जैसा कि मैंने we are going to discuss basics of Laravel only today. So the topics which I am going to cover today are, see, what is Laravel? Second thing is, what is framework? Yeah, and as I told you, I will be discussing, I will give an overview of entire Laravel to you. Means what are the different components, what are the different important mechanisms available in Laravel which we will use, frequently used during our project development. So I will pronounce them as players or important components of Laravel, or players of Laravel, in which I will be discussing routes, then views, then controllers, and the last thing, that is model. So these are the things which I will discuss with you throughout this session. तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है और प्रश्न लिखा है मैंने कि जो आपके सबके दिमाग में आएगा जब, अगर आप ये पहली बार लारावेल शब्द सुन रहे हो या पहली बार, मतलब सुना है कहीं पे आपने लेकिन आज पहली बार उसको आप यूज़ करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भाई ये लारावेल है क्या? क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेरी सिमिलर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है? तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि ये लारावेल है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP। PHP की जो आपने अपने पढ़ाई के दौरान, मतलब कि BCA में, MCA में, अगर आपने BCA किया है तो, और अगर आप MCA कर रहे हो तो, या फिर अगर आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है प्रोग्रामिंग से जुड़ा, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं ये PHP पढ़ाई होगा। PHP में आपने प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए होंगे। तो PHP में आप क्या करते थे कि अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए ये आप PHP का यूज़ करते हो। इट इज़ अ सिमिलर टेक्नोलॉजी टू जावा। जावा में भी हम वेब डेवलपमेंट कर सकते, लेकिन सम डेवलपर्स फील PHP easier than Java।
तो अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए हम PHP का यूज़ करते हैं। तो अब देखो, जब आप PHP यूज़ कर रहे हो अगर, और आजकल PHP एक फेमस वेब टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ बहुत सारे डेवलपर्स अपनी वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, लारवेल जो है वो PHP का एक फ्रेमवर्क है। क्या है? PHP का एक फ्रेमवर्क। तो देखा जाए तो लारवेल खुद PHP ही है। यू कैन से दैट इट इज इंटरनली इटसेल्फ PHP, उसके अंदर पूरा PHP ही है, बट इट इज नॉट प्योर PHP, इट इज नॉट कोर PHP, इट इज फ्रेमवर्क ऑफ PHP। क्या है ये? एक फ्रेमवर्क है PHP का। तो कहने का मतलब, जब आप लारवेल का यूज कर रहे हो, जब आप लारवेल टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, तो इंटरनली या इनडायरेक्टली यू आर यूजिंग PHP। सो लारवेल इज ए फ्रेमवर्क। सो आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ये फ्रेमवर्क क्या है। तो मेरा दूसरा ही टॉपिक उसके बाद जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है व्हाट इज फ्रेमवर्क। सी, फ्रेमवर्क समझ लो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, you can say it is a collection of classes, it may we can say classes, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो कोडिंग होता है वो क्लासेस के अंदर लिखा जाता है। यू कैन से कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और वेरी सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, इट इज प्री डिफाइंड कोड। मतलब फ्रेमवर्क मतलब one type of library which is available in particular programming language, not available in programming language itself as its core part, but framework is a type of code which is available as a mechanism for developing for a particular programming language, इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP, मतलब कि PHP का फ्रेमवर्क। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्रेमवर्क मतलब PHP का ऐसा बहुत सारा कोड कि जो बहुत सारे डेवलपर्स को यूजफुल हो सकता है। इस तरह का कोड लिखकर डेवलप करके रखा गया है जिससे और डेवलपर्स इसे यूज कर पाए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, जैसे कि C लैंग्वेज, C++ या जावा, तो आपको शुरू में सिखाया गया होगा कि भाई अगर आपको कोई ऐसा कोड कि जो एक ही प्रकार का कोड अलग अलग जगहों पे एग्जीक्यूट करवाना है, अलग अलग फाइल्स में एग्जीक्यूट करवाना है, या तो ऐसा कोई कोड है कि जो एक से ज्यादा डेवलपर्स को रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? सिंपली C लैंग्वेज की बात करें तो हम उसको UDF बना के सेव कर लेंगे। अगर सिंगल डेवलपर है तो वो क्या करेगा? अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग जगहों पे उसको वो एक सिंपल सा कोड हर एक जगह पे रन करवाना है, तो वो उसको UDF बना के सेव कर लेगा। फिर जहां जहां उसको एग्जीक्यूट करना है वहां पे वो उसको उस कोड को केवल कॉल करेगा। C++, जावा की बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोड है कि जो बहुत सारे डेवलपर्स को यूजफुल हो सकता है, ऐसा कोड क्या हो सकता है? कॉमन मैकेनिज्म्स का कोड, कॉमन कोड, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कोड। कॉमन कोड मतलब कि ऐसा कोड कि जो कॉमन चीजों के लिए है। जैसे कि कोई डेवलपर अगर प्रोजेक्ट बना रहा है C लैंग्वेज में, तो ऐसा कोई कोड कि जो दूसरे डेवलपर को भी यूजफुल हो सकता है, तीसरे डेवलपर को भी यूजफुल हो सकता है, ऐसा कोई कोड अगर है तो उसको लाइब्रेरी बना के सेव किया जा सकता है, जिसे हम C लैंग्वेज में कहते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल का मतलब कि एक ऐसी फाइल के जिसमें लाइब्रेरी बना के डिफाइन की है किसी ने, और कोई भी डेवलपर उसको यूज कर सकता है। तो फ्रेमवर्क का भी कॉन्सेप्ट यही है, ओके, कि ऐसा कोई कोड। फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं है कि हम PHP की बात कर रहे हैं। फ्रेमवर्क का मतलब वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क हो सकता है। अगर वो C लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है तो उसमें बहुत सारा कॉमन कोड लिखा है C लैंग्वेज का, जिसे कोई भी डेवलपर यूज कर सकता है। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें जावा का फ्रेमवर्क, तो वो जावा का फ्रेमवर्क है, उसका मतलब कि उसमें जावा का बहुत सारा कोड ऐसा लिखा हुआ है कि जो बहुत सारे जावा के डेवलपर्स को यूजफुल हो सकता है। इस तरह का कोड, मतलब ये कॉमन कोड रहता है।
जैसे कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप उसमें वैलिडेशंस करवाओगे, आप उसमें फॉर्म वैलिडेशंस करवाओगे, आप उसमें ऑथेंटिकेशन करवाओगे। तो कोई भी डेवलपर हो, अगर वो वेबसाइट बनाता है या वेब एप्लीकेशन बनाता है, तो उसको जरूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन करवाने की, कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ेगी वैलिडेशंस करवाने की, कहीं ना कहीं। तो इस तरह का जो कोड रहता है कि जो हर एक डेवलपर को कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में उसको लिखना पड़ेगा। तो किसी भी डेवलपर को इस तरह का कोड बार बार अपने प्रोजेक्ट में लिखना ना पड़े। ऐसे तो बहुत सारे डेवलपर्स होंगे जिनको ये कोड रिपीट करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, एक ही तरह का कोड अलग अलग डेवलपर्स लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इससे क्या होगा कि डेवलपर की जो कार्य क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार एक ही प्रकार का कोड, कम्बरसम टास्क लगेगा उसको थोड़ा। तो ऐसा ना करना पड़े, इस हेतु से फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं मार्केट में डेवलपर्स का टास्क इजी करने के लिए। फ्रेमवर्क में क्या होता है, ऐसा कोड कि जो कॉमन कोड है, कि जो बहुत सारे डेवलपर्स को यूजफुल हो सकता है अपने प्रोजेक्ट में, और ऐसा कोड कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स में अप्लाई किया जा सकता है कहीं ना कहीं, ऐसे कोड को डिफाइन करके रखा जाता है एक फ्रेमवर्क के हिसाब से, और फिर उस फ्रेमवर्क के द्वारा उस कोड को एक्सेस किया जा सकता है। ऐसी टेक्निक दी जाती है, ऐसा कोई माध्यम दिया जाता है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर जो कोड लिखा गया है वो यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल सा मैकेनिज्म है ऑथेंटिकेशन करने का। मुझे अपनी वेबसाइट में, मैं वेबसाइट बनाता हूं तो उसमें मुझे ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं 50 लाइन का कोड लिखता हूं। अब वही कोड मैं दूसरी वेबसाइट बनाता हूं तो उसमें भी मुझे अप्लाई करना है, तो वही 50 लाइन्स मुझे वहां पे भी लिखनी है। अब तो ये एक डेवलपर की बात हुई, अब कोई दूसरा डेवलपर है तो उसको भी ये 50 लाइन्स, अगर वो ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता है तो उसको भी ये 50 लाइन्स लिखनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, अपने हिसाब से लिखेगा। कोई तीसरा डेवलपर है तो वो भी अपने प्रोजेक्ट में अगर ऑथेंटिकेशन करवाता है तो उसको भी ये 50 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। वैलिडेशंस का कोड है तो वो भी इसी तरह से हर एक डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में रिपीट करेगा। तो हर एक डेवलपर को एक ही प्रकार का कार्य अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोजेक्ट में करना रहता है। इससे क्या होता है कि डेवलपर के हम यूटिलाइजेशन जो है डेवलपर का वो कम होता है, उसका जो लॉजिक है वो बहुत सा लॉजिक उसमें अप्लाई हो जाता है। तो जो मेन बिजनेस लॉजिक होता है उसमें उसके पास सोचने की क्षमता कम रह जाती है, समय भी कम रह जाता है। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए मार्केट में जो डेवलपर्स लोग हैं, कोई कम्युनिटी डेवलपर की, वो फ्रेमवर्क को डेवलप करती है। इससे क्या होता है, एक बार फ्रेमवर्क बना के रख दिया आपने, सपोज कि ऑथेंटिकेशन का जो कोड है वो एक बार लिख के रख दिया, वो 50 लाइंस, फिर बहुत सारे डेवलपर्स इस फ्रेमवर्क के जरिए उस 50 लाइन को इजीली एक्सेस कर सकते। सोचना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, लॉजिक भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, केवल उसको यूज कैसे करना है वो ही जानना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब फ्रेमवर्क मतलब कि ऐसा कोई माध्यम कि जिसके द्वारा वो कॉमन कोड हम इजीली एक्सेस कर पाए, उस कॉमन कोड को हमें बार बार न लिखना पड़े, केवल वो फ्रेमवर्क में लिखा गया है और हम उसको एक्सेस करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन कोड इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस, मॉड्यूल्स, मेथड्स, क्लासेस, एपीआईज, व्हाटएवर। अब अलग अलग लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल है। पाइथन के भी फ्रेमवर्क है, जावा के भी फ्रेमवर्क है, PHP के भी फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं लारवेल की, वो है क्या, वो एक फ्रेमवर्क है PHP का। मतलब कि अगर आप PHP में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ऐसा कोड कि जो कॉमन टास्क के लिए है, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन एटसेट्रा, उस तरह का कोड फ्रेमवर्क में लिख के रखा गया है, आपको केवल उसे एक्सेस करना है, यूज करना है। अगर आप कोर PHP का यूज करके प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका कोड लंबा हो जाएगा, लेकिन आप फ्रेमवर्क का यूज करते हो तो आपको बहुत सा कोड रेडीमेड मिलेगा यूज करने के लिए, केवल आपको उसको एक्सेस ही करना है। तो ये एडवांटेज रहता है फ्रेमवर्क का। तो लारवेल भी एक फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क है वो? PHP का फ्रेमवर्क है। और ये बात भी आपको बता दूं कि मार्केट में आज जितने भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है PHP के, उन सभी फ्रेमवर्क्स में से जो अभी फेमस है और सबसे जो प्रख्यात है वो है लारवेल। जब सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, डेवलपर्स जिसको पसंद करते हैं, जो मैकेनिज्म, जो इजीनेस है लारवेल में, वो डेवलपर्स को बहुत ही पसंद है। और इसीलिए आज मार्केट में सबसे सफल फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं PHP का, वो है लारवेल। और यही लारवेल को हम अपने इस MCA सेमेस्टर 5 में डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो है, यस, व्हाट इज
फ्रेमवर्क के बाद, तो ये आपको अभी पता चल गया कि फ्रेमवर्क है क्या, व्हाट इज फ्रेमवर्क। तो ये हो गया कि एक प्रकार का रेडीमेड कोड है कि जो कॉमन चीजों के लिए है, हम अपने प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, हमारा कोड कम हो जाता है, हमें कम लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, ये एडवांटेज रहता है फ्रेमवर्क का। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपोनेंट्स ऑफ लार्वेल। तो यहाँ पे मैंने 4 चीजों को नोट डाउन किया है कि भाई हम अगर ये लार्वेल को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो लार्वेल किस तरह से कार्य करता है, उसके अंदर क्या आया हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें अवेलेबल है कि जो हम यूज कर सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो कंपोनेंट्स या प्लेयर्स की बात करूं कि लार्वेल के प्लेयर्स क्या है, ऐसे कौन कौन से चीज है। अब देखो हम बात कर रहे हैं लार्वेल की कि जो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, मतलब कि पीएचपी का जो कोड हम लिखते थे अब तक, वही हम लार्वेल के जरिए लिख सकते हैं। तो पीएचपी में हम किस तरह का कोड लिखते थे, पीएचपी में हम ज्यादातर वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वही कोड हम लिख सकते हैं लार्वेल के द्वारा। मतलब कि अगर हम वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं लार्वेल फ्रेमवर्क का। तो उस वेब एप्लीकेशन में, उस वेबसाइट में कहाँ पे कौन सी चीज हमें कैसे उपयोगी होगी, तो हम बात कर रहे हैं लार्वेल, उसके 4 ऐसे कंपोनेंट्स है कि जो हमें उपयोगी होंगे। और ये 4 कंपोनेंट्स क्या है उसकी मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले है राउट्स। यस, सही सुना आपने, उसको मैंने क्या कहा, राउट्स, ROUTS। देखो राउट्स का मतलब क्या है कि आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आपका क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को, आपकी वेबसाइट को वो एक्सेस करेगा किसी भी URL के द्वारा। किसके द्वारा, किसी भी URL के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ज्यादातर केस में आप क्या करते थे, जब आप कोर पीएचपी में डेवलपमेंट करते थे, तब आप क्या करते थे, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक ऐसा पेज है जैसे कि first.php, ओके। तो जब आप कोर पीएचपी में कोडिंग करते थे, तो इस first.php पेज को एक्सेस करने के लिए आप क्या, रन करने के लिए आप क्या लिखते थे। अगर आप लोकल होस्ट में टेस्टिंग कर रहे हो, लोकल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करके टेस्ट कर रहे हो, तो आप लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर v4u है तो v4u स्लैश first.php, इस तरह का URL आप लिखते थे। तो इस तरह का URL हम लिखते थे, उसमें क्या होता है, क्लाइंट भी यही URL यूज करेगा या फिर कहीं पे क्लिक करके इस पेज पे आएगा और उसको ये URL दिखाई देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होता क्या है कि क्लाइंट को ये चीज दिखाई देती है, ये चीज उसको नजर आती है कि ये जो आउटपुट देख रहा है वो कौन से पेज का है। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार जो हमारा क्लाइंट है वो नॉन टेक्निकल पर्सन ही है, ऐसा हम सोच के नहीं चल सकते। तो किसी को भी पता चल सकता है कि ये पेज कौन सा है, उसका नाम क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उसमें, ये भी उसको पता चल सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली अच्छे डेवलपर की निशानी क्या है कि क्लाइंट को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये एक्चुअल URL क्या है, एक्चुअल पेज कौन सा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा हो कि इसी चीज को रन करवाने के लिए ऐसा लिखे हम लोकल होस्ट स्लैश v4u स्लैश सम पेज। अब देखो ठीक से आप, URL क्या है, सम पेज, और ऐसा लिखने से रन क्या होगा, ये पेज। लेकिन इस पेज का आउटपुट क्लाइंट को दिखाई देगा, लेकिन URL कौन सा रहेगा, सम पेज। मतलब कि जो क्लाइंट है हमारा, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट को रन कर रहा है अभी या हमारे वेब पेज को अभी एक्सेस कर रहा है, उसको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि वो अभी कौन सा पेज देख रहा है। तो हमारे एक्चुअल पेज को एक्सेस करने के लिए इस तरह का कोई URL अगर हम लगाते हैं, देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कस्टम URL। इसको हम क्या कहेंगे, कस्टम URL। हमने अपने वेब पेज को एक कस्टम URL दिया। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल में छोटी सी बात समझाई, एक अपने हर एक पेजेस को हमें कस्टम URL देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी साइट को विजिट करता है उसको एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि ये पेज का एक्चुअल नेम क्या है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी में बना है, ये भी पता नहीं चलेगा। ये हम कर सकते हैं लार्वेल में राउट्स के द्वारा। तो राउट वो चीज है कि जो तय करता है कि अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, अब देखो
क्लाइंट की अगर ये रिक्वेस्ट आती है सम पेज की, तो सम पेज का मतलब क्या, वो डेवलपर को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई सम पेज का मतलब first.php। तो वो कहाँ पे डिफाइन करेंगे, राउट में। तो कहने का मतलब राउट क्या करता है, किसी भी कस्टम यूआरएल को एक्चुअल यूआरएल से रिलेट करता है, या तो ये तय करता है राउट कि भाई इस तरह का यूआरएल आए तो क्या करना है, वो हम राउट्स में डिफाइन करते हैं। तो लारवेल में राउट वो एक मैकेनिज्म है कि जो किसी भी यूआरएल पैटर्न को किसी भी एक्चुअल रिसोर्स से जोड़ता है, या फिर किसी भी यूआरएल को जो रिक्वेस्ट में आता है, जब क्लाइंट इस तरह का कोई यूआरएल लिखता है और एंटर की प्रेस करता है तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ब्राउजर के जरिए वो हमारी एप्लीकेशन तक पहुंचती है। तो उस रिक्वेस्ट को का क्या रिस्पॉन्स देना है, या फिर कौन सा पेज उसको रिस्पॉन्स में भेजना है, या फिर कहाँ पे ये रिक्वेस्ट हमें भेजनी है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं राउट्स के जरिए। तो राउट इज अ मैकेनिज्म विच redirects or which decides what to do when a particular URL or particular request arrives. Okay? तो चलिए मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल, अभी आप ये मत सोचना कि लारवेल में ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ये पेज कहाँ पे रखेंगे, वो अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के एक एग्जांपल में, लारवेल का एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसका एग्जांपल है मेरे पास, उसके ज़रिए मैं इसका कार्य समझाऊंगा। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो कोड अभी लिख रहा हूँ, जो अभी आपको दिखाऊंगा, वो कहाँ पे लिखे, कैसे लिखे, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल ये राउट क्या काम करता है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो लेट्स ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैं आपको ये बताऊँगा। सी एक यहाँ पे डी ड्राइव में मेरे पास ज़ैम्प का फोल्डर है जो मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, ज़ैम्प इसलिए। उसमें htdocs नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है v4u and jest, जो मैंने फ़िलहाल क्रिएट किया है, केवल जस्ट प्रोजेक्ट लारवेल में क्रिएट किया है। आप उसकी चिंता मत करो अभी, जैसा मैंने कहा आपको कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा और कैसे ये सब इसके अंदर जो भी चीज़ आपको देखने मिलती है, फोल्डर्स वगैरह, वो कहाँ से आएंगे, वो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये v4u की। सपोज़ ये v4u में आप यहाँ पे देख सकते हो राउट्स का फोल्डर है कि जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, राउट्स। ये राउट्स के अंदर 4 अलग अलग फाइल्स हैं, मतलब कि 4 अलग अलग प्रकार के राउट्स होते हैं लारवेल में। जिसकी बात अभी मैंने जस्ट आपको की वो है वेब राउट्स। सी दिस वेब राउट्स, लेट अस ओपन दिस फाइल, या वेब राउट्स। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लिखेंगे कि जब कोई भी यूआरएल क्लाइंट से आता है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, वो हम यहाँ पे तय करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी देखो यहाँ पे अभी एक चीज़ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे राउट, वो राउट क्लास है, ठीक है। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जिसे हम फैकेड कहते हैं यहाँ पे लारवेल में, फैकेड। फिर गेट, it is the type of the request. You may know that there are many type of requests. Mostly we will be applying get and post, 2 type of request is request and ज़्यादातर केस में जो रिक्वेस्ट आती है हमारे वेब पेज के लिए वो होती है गेट प्रकार की रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट का टाइप लिखा है कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट आए अगर, और कौन से यूआरएल के लिए, इस यूआरएल के लिए, तो क्या करना है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है राउट के ज़रिए। आप देख सकते हो फंक्शन और उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन है इसलिए उसका नाम नहीं दिया है, और रिटर्न करवाया है एक व्यू, मतलब कि एक पेज रिटर्न करवाया है जिसका नाम है वेलकम। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लोकल सर्वर से हम इसको रन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास PHP का थोड़ा नॉलेज है, मतलब कि आपने PHP में प्रोग्रामिंग किया है, तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले जब PHP का पेज रन करवाते हैं तो ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, देन वी स्टार्ट द सर्विस ऑफ सर्वर। आफ्टर स्टार्टिंग द सर्विस ऑफ द सर्वर वी विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लोकल होस्ट जिससे हमारा ज़ैम्प सर्वर रन होता है। और फिर अब देखो मेरा जो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, उसका नाम है v4u, ओके।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने प्रोजेक्ट का नाम v4u और फिर स्लैश पब्लिक, उसके बाद मेरा URL आएगा। अब सपोज़ कि URL की जगह पे मैं केवल स्लैश करता हूँ, केवल स्लैश, तो देखो आउटपुट में जो अभी आया वो है लारवेल का वेलकम पेज। तो वो वेलकम पेज क्यों आया भाई? क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिटर्न व्यू वेलकम, इसलिए। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सपोज रिटर्न हेलो वर्ल्ड और इसको सेव करता हूँ फाइल को, ये राउट्स की फाइल है web.php, और अगर यहाँ पे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड। वो क्यों आया? क्योंकि मैंने राउट डिफाइन किया है कि इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आए तो क्या होना चाहिए। अब देखो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उससे कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा पेज है, उसको जब आउटपुट दिखाई देगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। इससे भी थोड़ा आगे चल के सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक, इसको जो वेलकम था उसको वेलकम रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक जो ऊपर की ये 3 लाइन है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे वापस लिखता हूँ राउट गेट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम पेज, ओके, और फिर यहाँ पे फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, उसको रहने देता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो जब स्लैश रिक्वेस्ट आएगी तो वो लारवेल का होम पेज आएगा, वेलकम पेज, और दूसरी रिक्वेस्ट जो आती है सम पेज की, सम पेज, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, सम पेज, तो गुड मॉर्निंग मैसेज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक URL बना है। ये URL कोई भी पर्टिकुलर पेज का URL नहीं है, ये कस्टम URL है, और इस तरह का URL अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो क्या करना है, करना क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। हमने जस्ट यहाँ से सिंपली एक मैसेज रिटर्न कर दिया सम पेज के ज़रिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हमने ये रिटर्न कर दिया है एक सिंपल सा मैसेज कि इस तरह का URL आए तो हमें भेज देना है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हम कोई पर्टिकुलर पेज भेजेंगे क्लाइंट को, या फिर कहीं पे कोई कैलकुलेशन करके, कहीं पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करके या ऐसा कुछ करके हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेंगे। बट यहाँ पे सिंपली आपको मुझे आपको डिस्प्ले करना था, बताना था, डेमोस्ट्रेट करना था कि रूट का काम क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे रूट्स हमारी एप्लीकेशन में हो सकते हैं जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे बहुत सारे URLs, और वो हर एक URL के आने पे क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे रूट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। तो वो रूट्स मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये आपको चीज़ यहाँ पे लिख के आपको बताई है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई फंक्शन लिखकर ही कोई मैसेज ही डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर का जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो वेलकम है वो एक पेज का नाम मैंने लिखा है, वो एक पेज का नेम है। तो और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में मैंने एक मैसेज रिटर्न करवाया है। तो मेरा कहने का मतलब हम कोई पेज भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं राउट्स के बाद वो है व्यूज़, ओके। तो ये था राउट, ओके, तो ये था रूट्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट थिंग है जो मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ वो है व्यूज़। तो फ्रेंड्स अभी आपने मेरे इस एग्जांपल में जो मैंने अभी आपको कोड स्निपेट बताया प्रोजेक्ट का, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं उसके बारे में कि वो कैसे होगा, कहाँ पे होगा। लेकिन जो देखने जैसी बात है, चीज़ है, वो क्या है कि वो पर्टिकुलर URL मैंने डिफाइन किया कि इस URL की रिक्वेस्ट आने पर क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी। वो क्या था कि अगर स्लैश URL की रिक्वेस्ट आए तो वहाँ पे रिटर्न करवाया था एक पेज वेलकम। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पे लिखा था रिटर्न व्यू फिर ब्रैकेट में वेलकम। तो ये जो चीज लिखी थी यहाँ पे वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्यूज। तो लारवेल में क्या है कि
जितने भी ऐसे पेजेस हो कि जो आपको क्लाइंट को डिस्प्ले करना है, जिसको हम सिंपली वेब पेज कहते हैं, उन वेब पेजेस को यहाँ पे व्यू कहा गया है। लारवेल में उसको व्यू कहा गया है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी एप्लीकेशन में जब अपनी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका एक फोल्डर बनाओगे, उसमें आप बहुत सारे वेब पेजेस डिफाइन करते हो। जनरली आप ऐसा PHP में करते हो, और ये सभी पेजेस का जो कोडिंग होता है उसमें कहीं पे आप PHP का कोड, कहीं पे HTML का कोड, कहीं पे आपने CSS XML यूज किया है। तो उन्हीं पेज को, उसी तरह के पेजेस को यहाँ पे आप कहोगे व्यू, जिसमें PHP का कोर PHP का भी कोड आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें लारवेल का भी जो है कोड वो लिख सकते हो आप। ज़्यादातर केस में आप वही करोगे, क्योंकि आप लारवेल में जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो जो कंसाइज कोड है लारवेल का वही आप अप्लाई करोगे, क्योंकि PHP का कोड थोड़ा आपको उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि फ्रेमवर्क है लारवेल, तो उसमें देखा जाए तो कोड बहुत ही कम रहेगा, हमें ये एडवांटेज मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब व्यूज क्या है, व्यू वेब पेज है। लारवेल में जो हम वेब पेज बनाएंगे कि जो हमें क्लाइंट को डिस्प्ले करना है, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, कोई रिजल्ट डिस्प्ले करनी है, या तो क्लाइंट से कुछ हमें कैप्चर करना है, इनपुट लेना है, फॉर्म डेटा एंट्री फॉर्म बनाया है जिसके जरिए हम क्लाइंट से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, इन सभी केसेस में हम जो बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, व्यूज। सो व्यू इज ए टाइप ऑफ कोड और इट इज अ वेब पेज, सिंपली अ वेब पेज। तो आप लोग अब तक क्या करते थे, जब कोर PHP का यूज करके आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें जो वेब पेज बनाते हो आप कोर PHP में, आप सेव करते हो .php एक्सटेंशन से। कौन सा एक्सटेंशन से, .php। लेकिन यहां पे क्या करोगे, यहां पे जो व्यूज बनेंगे उनको हम ब्लेड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लेड। यस, व्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लेड पेजेस। तो और उसको सेव किया जाएगा .blade.php। तो देखा जाए तो है तो PHP का ही कोड, लेकिन ये ब्लेड इंजन से कंपाइल होता है, ब्लेड इंजन वाला कोड है। इसलिए फ्रेमवर्क का कोड अगर आपको लिखना है, लारवेल फ्रेमवर्क का कोड अपने पेज में लिखना है, तो केवल .php लिखने से वो नहीं चलेगा, क्योंकि .php लिखने से PHP का जो एग्जीक्यूटर है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आपने तो लारवेल का कोड लिखा है, तो कोर PHP का कोड नहीं है, वो लारवेल का कोड है, तो उसको रन करवाने के लिए ब्लेड डायरेक्टिव की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी वो आपका वेब पेज है उसको आपको .blade.php से सेव करना होगा। और जब आप इस तरह का कोई पेज बना के सेव करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, व्यूज। तो दोस्तों, पहली चीज मैंने आपको बताई कि अपने लारवेल के प्रोजेक्ट में हम रूट डिफाइन करेंगे। रूट मतलब कि राउट्स, कि भाई क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी URL आता है, तो उस URL का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स यहीं से देना है, आगे कहीं से पेज रिडायरेक्ट करना है, या फिर कहीं और जाके कैलकुलेशन करना है, फिर रिजल्ट तैयार करके देना है, या फिर क्वेरी करना है, वो हम डिसाइड करते हैं राउट्स में। फिर जो वेब पेज बनाते हैं हम उसको यहाँ पे व्यूज कहते हैं। तो कहने का मतलब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे लारवेल के जरिए तो उसमें बहुत सारे व्यूज होंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और हर एक पेज के लिए यहाँ पे व्यू। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सपोज PHP का प्रोजेक्ट है आपके पास, तो सिंपली अगर उसको आप लारवेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपली लारवेल का कोड लिखो या ना लिखो, PHP का कोड भी उसमें चलता है। ये जो ब्लेड पेज है हमारा, उस ब्लेड पेज में कोर PHP का कोड भी काम करेगा, लेकिन ये .php के पेज में ब्लेड मतलब कि लारवेल का कोड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप कोर PHP का भी कोड लिख सकते हो और लारवेल का भी कोड यूज कर सकते हो। आया समझ में? तो उन पेजेस को हम क्या कहेंगे, ब्लेड पेजेस। तो यहाँ पे मैं आपको चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको राउट का एग्जांपल दिखाया, और उसी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो पहली लाइन लिखी हुई थी ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था रिटर्न व्यू वेलकम। तो वो वेलकम क्या है, वो भी एक वेब पेज है जो .blade.php से सेव किया गया है। ओके, तो वो मैं चलो आपको बताता हूँ कि .blade.php पेज कैसे बनाए और वो कैसे जनरली राउट के जरिए शो होता है। सिंपली आगे जाके तो ऐसा बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ
आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा कोड कैसे काम करता है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल और एक एडवांटेज भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था व्यूज़ की, और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है V4U, जिसमें मैंने आपको रूट का एग्जांपल बताया। और ये V4U है क्या, लारवल का प्रोजेक्ट है, वो कैसे क्रिएट करते हैं। देखो ये V4U प्रोजेक्ट मैंने जस्ट क्रिएट ही किया है, उसके अंदर ये फोल्डर्स तो सब अपने आप बन के आ गए हैं। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो व्यूज़ की बात की मैंने, और आपने ये एक चीज़ नोटिस भी की है एग्जाम्पल में कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी, रिटर्न व्यू वेलकम। इसका मतलब क्या है कि एक व्यू रिटर्न करना है। व्यू इज प्री डिफाइंड थिंग, जिसे हम कहते हैं वेब पेज। यहाँ पे वेब पेज को व्यू कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलकम नाम का कोई एक रिसोर्स, मतलब कि एक वेब पेज होगा जो व्यू होगा, और वो लारवेल ऐसा डिस्प्ले करता होगा। तो पहले वो बताता हूँ आपको कि वो व्यूज़ होते कहाँ पे है। देखो मेरे प्रोजेक्ट में V4U में रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है। रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर ये रहा। इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर अब देखो वेलकम डॉट ब्लेड, मैंने आपको कहा था अभी ब्लेड पेजेस, इनको क्या कहते हैं, ब्लेड पेजेस। तो ये वेलकम डॉट ब्लेड, एक्चुअली वेलकम डॉट ब्लेड आप साइड में देखो तो ये PHP फाइल है। क्या है ये, इट इज़ अ PHP फाइल। सो इसी तरह से इसी जगह पे आप अपने और भी व्यूज़ डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल में एक क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं एक HTML का शुरू में कोड लिखूँगा, HTML, फिर HTML और फिर H1 में V4U डेमो H1, और फिर यहाँ पे मैं एक इको नहीं लिखूँगा, लेकिन एक बोल्ड टेक्स्ट लिखता हूँ, वेलकम टू NJS MTI एंड बोल्ड इज़ ओवर। ओके, सो ये जो मैंने पेज बनाया उसको मैं अभी सेव करता हूँ, और सेव कहाँ पे करूँगा, D ड्राइव में ज़ैम्प के अंदर HT डॉक्स के अंदर V4U प्रोजेक्ट मेरा रिसोर्सेज व्यूज़, और उसके अंदर फर्स्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP इस तरह का नाम दूंगा, और एज ए PHP फाइल उसको मैं सेव करूंगा .php। ठीक है, फर्स्ट डॉट ब्लेड सेव। तो ये बन गया मेरा एक ब्लेड पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, इसको सेवेस करना रहेगा मुझे, फर्स्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, सेव। अब देखो ये एक ब्लेड पेज बन गया, फर्स्ट डॉट ब्लेड। अब इस फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज़ अ व्यू। तो जैसे वो एक व्यू था वेलकम, उसी तरह से ये भी एक व्यू बन गया फर्स्ट। और इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रूट में सपोज यहाँ पे वेलकम है, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कौन सा पेज है अपना, फर्स्ट डॉट ब्लेड नहीं लिखना है, वो ब्लेड पेज ही और व्यू ही है, लेकिन लिखना क्या है, फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केवल V4U और पब्लिक V4U डेमो वेलकम टू NJS MTI। तो ये अपना व्यू रन हुआ, अपना वेब पेज रन हुआ, जिसे हमने कहा है ब्लेड पेज। कौन सा पेज है ये, फर्स्ट। अब देखो क्लाइंट को पता नहीं चला कौन सा URL है, इससे भी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, वेलकम को रहने देते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, राउट रिक्वेस्ट, अभी पोस्ट नहीं रखते, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट तो कब आएगी, जब क्लाइंट कोई सबमिट करेगा फॉर्म या तब। अभी ये जो नॉर्मल URL लिख के हम टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हो तो जो रिक्वेस्ट बनती है ब्राउज़र के ज़रिए वो होती है गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम पेज, सॉरी सम पेज तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे हम सम URL, ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, सम URL, फिर फंक्शन
एनोनिमस फंक्शन, उसकी बॉडी यहाँ पे शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, रिटर्न व्यू। कौन सा व्यू रिटर्न करना है अपने को, फर्स्ट, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। अब यूआरएल कौन सा है, देखो यहाँ पे सम यूआरएल। अब यही यूआरएल अपने को यहाँ पे पब्लिक के बाद लिखना है, सम यूआरएल, और जब एंटर की प्रेस करोगे आप, क्या हुआ 34, यहाँ पे कुछ एरर आ गई मेरे ख्याल से, हम कुछ भूल गए, यहाँ पे सेमीकोलन जोड़ना भूल गए, ठीक है। देखो ये अपना सम यूआरएल, क्लाइंट को क्या दिखेगा, सम यूआरएल, और पेज कौन सा रन करवाया हमने उसको, first.bled.php। तो ये होता है कस्टम यूआरएल और राउट का एक एडवांटेज। और ये जो रन हुआ वो एक वेब पेज है जिसे हमने कहा ब्लेड, ओके। अब ये देखो, ये जो ब्लेड पेज है, मैंने आपको बताया कि ये तो वो पेज है कि जिसके अंदर आप कोर PHP का भी कोड लिख सकते हो और लारवेल का भी कोड लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो मैंने वेलकम डिस्प्ले किया उसको मैं PHP के कोड के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा PHP, फिर उसको यहाँ पे ख़त्म भी करूँगा, और उसके अंदर ये जो पूरा कोड है चीज़ उसको मैं इको में लिखूँगा, ठीक है, इको, फाइन। वेलकम टू NGS MTI यूजिंग PHP, यूजिंग core PHP, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ मैं, core PHP। आगे आउटपुट, ये PHP का कोड लिखा हमने, डायनेमिक कोड, और वो रन हुआ। अब यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ लारावेल के ज़रिए, क्योंकि ये है ब्लेड पेज तो हम इसमें लारावेल का कोड लिख सकते हैं। अब देखो PHP के ज़रिए अगर हमें कुछ आउटपुट करना है तो हम ये इको लिखते हैं, लेकिन लारावेल में अगर हमें आउटपुट करना है तो हम ये PHP टैग ओपन करना क्लोज करना ऐसा कुछ नहीं रहेगा, केवल आपको 2 कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो भी टाइप करना है दोस्तों लिख दो, वेलकम टू NGS MTI यूजिंग लारावेल, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगल या डबल कोट कुछ नहीं किया, ठीक है। वेलकम टू NGS MTI यूजिंग core PHP, वेलकम टू NGS MTI यूजिंग लारावेल। और यही चीज़ अगर हम बोल्ड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे और पीछे बोल्ड टैग लिख देंगे, और नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम एक BRB टैग लिखेंगे, देखो वेलकम टू NGS MTI यूजिंग लारावेल। तो ये है एडवांटेज लारावेल का। देखो ये चीज़ तो पूरी कॉमन है, ये चीज़ भी पूरी कॉमन है, तो उसको निकाल ही दिया, वो अंदर लिखी हुई है, आपको केवल उसका नोटेशन यूज़ करना है। यहाँ पे ये लारावेल का नोटेशन है डिस्प्ले करने के लिए, 2 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन 2 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। इट इज सिमिलर टू दिस एंटायर 3 लाइन्स। तो ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया कि ये इस तरह से आप कर सकते हो। आगे जाके और एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू चिराग, ठीक है, और यहाँ पे इस नेम को मुझे डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा PHP में। सपोज मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ डेवलप्ड बाय, फिर यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ उस नेम को, ठीक है, ऐसा लिखेंगे और BRB करेंगे, फिर उसके बाद तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो रन करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जोड़ दिया, अब इसको हम रन करेंगे इस पेज को, तो डेवलप बाय चिराग आ गया। ये कोर PHP के द्वारा जो नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले की है। अब यही चीज़ हम वेरिएबल लारावेल के ज़रिए भी करते हैं। चलिए यहाँ पे वो करने के लिए वापस आपको एक BR, ओके, देखो डेवलप बाय तो कॉमन है, वो तो बाहर लिख दो तो भी चलेगा, डेवलप बाय, फिर नेम, क्या लिखना है केवल आपको, नेम, आ गया। तो ये है एडवांटेज लारावेल का कि शॉर्ट नोटेशन,
common code is written already inside the framework, you just need to access them. और ये एक्सेस करने का एक ज़रिया मैंने आपको बताया डबल कर्ली ब्रैकेट्स, जिससे आप इस तरह का काम कर सकते हो। केवल जो करना है वही कोड लिखना है आपको, बाकी का अपने आप हो जाएगा। तो जैसा कि आपने ये लिख दिया तो उसको पता चल गया कि आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ये डिस्प्ले हो गया। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो व्यू का है। तो इस तरह के वेब पेजेस जो आप बनाओगे लारवेल में, उसे हम ब्लेड कहेंगे और उसे सेव करेंगे .blade.php से, क्योंकि वो ब्लेड डायरेक्टिव से, ब्लेड इंजन से वो कंपाइल होगा और रन होगा। आया समझ में? तो ये दूसरी चीज़ कि जो हम अपनी वेब एप्लीकेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, सबसे पहले राउट्स, देन व्यूज़। ओके, अब जो थर्ड चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं, था रूट्स और व्यूज़ का लॉजिक और उसका मैकेनिज्म। जो थर्ड चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द थर्ड कंपोनेंट और द थर्ड प्लेयर विच will play an important role, that is controllers. As the name suggests, controllers का मतलब कि जो कंट्रोल करता है। अब देखिए ज़्यादातर केस में क्या होगा, जब क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको तुरंत ही पेज डिस्प्ले कर देंगे, ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ मौके ऐसे भी होंगे जब आप चाहते हो कि अगर क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आए तो आप उसको ऑथेंटिकेट करना चाहोगे। जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट आई है उस पेज में जो डेटा है वो आप सुरक्षित रखना चाहते हो, तो क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। फिर कहीं पे ऐसा भी होगा कि क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल एक फॉर्म सबमिट किया है जिसमें वो अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करता है, उसको अपना रिजल्ट व्यू करवाना है। GTU ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है MBSM4 का, और आप उसको व्यू करवाना चाहते हो, क्लाइंट आपका जो MBSM4 से रिलेटेड है, वहाँ पे पढ़ाई करता है। तो क्लाइंट जब सबमिट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट आप तक पहुंचेगी और उसको जो रिजल्ट डिस्प्ले करना है वो तो डेटाबेस में है, वो आपके पास रेडी नहीं है। हाँ, जिस पेज के जरिए आप उसको रिजल्ट डिस्प्ले करोगे वो पेज फिक्स है जिसको आपने व्यू बना के सेव कर दिया है, लेकिन उस व्यू में जो डेटा आपको उसको डिस्प्ले करना है, उसका SPI CPI वो तो डेटाबेस में है। तो इस केस में क्या होगा कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने के बाद रिक्वेस्ट में जो क्लाइंट ने डेटा हमें दिया है उसका एनरोलमेंट नंबर या तो सीट नंबर, उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमें क्वेरी करनी है डेटाबेस से। डेटाबेस से क्वेरी करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमको, जो रिस्पॉन्स मिलता है रिजल्ट, वो हमें क्लाइंट को व्यू के जरिए डिस्प्ले करना है। तो कहीं पे ये कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड की जो क्वेरी करेगा, एनरोलमेंट नंबर सही है या नहीं वो चेक करेगा, सीट नंबर सही है या नहीं चेक करेगा, रिजल्ट अवेलेबल है या नहीं चेक करेगा। तो उस तरह का जो कोड है, चाहे आप उसे वैलिडेशन कहो, वेरिफिकेशन कहो, या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी कहो, या कैलकुलेशन कहो, उस तरह का कोड लिखा जाता है कहाँ पे? कंट्रोलर्स में। तो कंट्रोलर जो है मित्रों वो क्या है? इट इज अ क्लास ऑफ PHP, इट इज अ क्लास ऑफ कोर PHP। कंट्रोलर खुद कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा, वो रिजल्ट तैयार करेगा, वो डेटाबेस में क्वेरी करेगा, और फिर जो रिजल्ट मिलता है, जो कैलकुलेशन के बाद डेटा तैयार होता है, उसको वो पास करता है किसी व्यू को, और फिर वो व्यू उसे डिस्प्ले करता है। तो देखो कंट्रोलर के बहुत सारे कार्य है। रिक्वेस्ट उसको मिलती है तो वो खुद कुछ डायरेक्टली किसी पेज को सेंड कर सकता है रिक्वेस्ट कि आप डिस्प्ले कर दो, कहीं पे कैलकुलेशन कर सकता है, कहीं पे कनेक्टिविटी करके भी कर सकता है कोड। तो वो खुद एक क्लास है जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स आई होती है, और ये मेथड्स जो होती है वो है, उनका कार्य क्या होता है? कुछ एग्जीक्यूशन करना, मतलब कुछ प्रोसेसिंग करना। और मैंने जैसा कि कहा आपको कि कंट्रोलर में से हम ये चयन कर सकते हैं कि भाई कौन से व्यू को आगे जाके ये डेटा देना है डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूज होंगे, उसमें से कौन सा व्यूज आप कंडीशनली कुछ करना चाहते हो तो वो सब कुछ कहाँ पे कर सकते हो आप? कंट्रोलर के अंदर। मतलब कि वो कंट्रोलिंग करता है कि क्लाइंट की आई हुई रिक्वेस्ट को क्या करना है। तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था जब हम राउट्स डिस्कस किए कि ज्यादातर केस में हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने के बाद तुरंत राउट से ही उसे हम जवाब दे दे, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसको सही डेटा प्रस्तुत करने के लिए आगे जाके कंट्रोलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोलर क्या है और किस तरह से वो कार्य करता है ये हम आगे जाके चैप्टर्स में तो डिस्कस करने ही वाले,
लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया राउट्स का और व्यूज का भी, उसी तरह से कंट्रोलर का भी मैं एग्जांपल आपको अभी बताता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स, वी वेर डिस्कसिंग दी controller, and as I told you, I am going to show you what is the working of controller. See the project that is V4U that I have been discussing with you since last two example, and here आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए आते हैं। यहाँ पे ऐप नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर HTTP नाम का एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर रहता है जिसमें आपके कंट्रोलर्स जितने भी आप बनाओ वो यहाँ पे बनते हैं। अब ऐसा ही एक कंट्रोलर यहाँ पे मेरे पास है माई कंट्रोलर। अब देखो उसका कार्य मैं आपको बताता हूँ कि राउट से कैसे यहाँ तक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस माई कंट्रोलर को मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ अभी, फंक्शन जस्ट सेंड रिस्पॉन्स ऐसा नाम देता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, नाम तो कुछ भी दे सकते हो आप, सेंड रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं एक इको स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखो ये जो कंट्रोलर है वो क्या है, मैंने आपको बताया क्लास है। नाम क्या दिया है, माई कंट्रोलर, कोर PHP का क्लास है। यहाँ पे देख सकते हो कोर PHP का कोड है यहाँ पे। एक्सटेंस कंट्रोलर क्लास की जो बिल्ट इन है तभी वो कंट्रोलर बनता है। इको वेलकम टू NJSMTI, इस तरह का मैंने एक कोड लिख लिया। अब ये कंट्रोलर जो है उसे मुझे यूज करना है राउट्स में, तो ये मैं यहाँ पे जो राउट्स में सम URL है जो फंक्शन लिखा था उसी तरह से सपोज राउट गेट, फिर सपोज मैं URL डिफाइन उसके लिए करता हूँ एक सपोज NJSMTI, ऐसा मैं एक URL डिफाइन करता हूँ उसके लिए। और फिर जब NJSMTI का रिक्वेस्ट आए तो मुझे वो कंट्रोलर जिसका नाम देखो सिंगल कोड में लिखना है, कंट्रोलर का नाम है माई कंट्रोलर, वो नाम वहाँ पे लिखना है आपको, माई कंट्रोलर। उसकी मेथड रन करवानी है, कौन सी मेथड, सेंड रिस्पॉन्स, वो मेथड लिखनी है यहाँ पे @ लिख के मेथड, फिर सेमीकोलन। अब उसकी कोई बॉडी नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो कंट्रोलर के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो कौन सा URL बताया मैंने, NJSMTI, लेट्स चेक इट। अब यहां पे क्या लिखना है आपको, NJSMTI, सेव नहीं किया था, वेलकम टू NJSMTI। कहाँ से ये कोड रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये वेलकम टू NJSMTI अपने कंट्रोलर से आया। तो देखो ये काम है कंट्रोलर का कि वहाँ से रिक्वेस्ट आई तो कंट्रोलर उसका फंक्शन रन हुआ, वहाँ से हमने एक पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब देखो ये रिस्पॉन्स सेंड करने के पहले यहाँ पे आप कुछ कंडीशन लिख सकते हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर रिस्पॉन्स सेंड ना करना हो तो नहीं कर सकते हो, किसी कंडीशन के आधार पे एक या कोई और रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कहने का मतलब इन शॉर्ट यू कैन डू ऑल द कंट्रोलिंग फ्रॉम हियर। डायरेक्ट रूट में से हमने आंसर नहीं दिया, रूट में से हमने कहा कि भाई कंट्रोलर की ये मेथड रिस्पॉन्स देगी। और एडिशनली यहाँ पे ये तो कॉमन सी चीज़ है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जिसकी ये बोल्ड वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो दूसरा कहने का मतलब है वो क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हम इको तो लिखते नहीं, जनरली कोई कंडीशन, कोई कनेक्टिविटी, कोई कैलकुलेशंस करेंगे। फिर सपोज़ कि यहाँ से मुझे किसी पेज को रन करवाना है तो यहाँ से मैं रिटर्न व्यू और उस पेज का नाम लिखूंगा। जैसे कि हमने एक first.php blade.php पेज बनाया है, उसको अगर यहाँ से हमें रिटर्न करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू और फर्स्ट। अब देखो यहाँ से क्या होगा, NJSMTI रन करवाएंगे तो URL कौन सा रहा अभी, NJSMTI। पेज कौन सा रन हुआ अभी,
first.blade.php, और वो कहाँ से रन हुआ? कंट्रोलर ने रिटर्न करवाया इसको रिटर्न किसने करवाया? कंट्रोलर ने। तो यूआरएल कुछ और ही है, पेज कोई और ही रिटर्न हो रहा है। तो ये चीज़ मुमकिन है, पॉसिबल है राउट्स के ज़रिए, कंट्रोलर के ज़रिए। अब देखो हमने राउट के ज़रिए डिफाइन किया कि भाई ये कंट्रोलर की मेथड जो है वो इस यूआरएल को अंजाम देगी, रिस्पॉन्स देगी। फिर कंट्रोलर में हमने क्या किया? कोई कैलकुलेशन किया, कोई कनेक्टिविटी की, और अंत में हमने एक पेज रिटर्न करवाया। अब पेज रिटर्न करवाने के साथ इस पेज को आप डेटा भी पास कर सकते हो कंट्रोलर से। सपोज कि यहाँ पे कंट्रोलर में ऊपर आपने कुछ कैलकुलेशन किया, ठीक है, और उस कैलकुलेशन के बाद जो डेटा तैयार हुआ, या तो फिर आपने कोई कनेक्टिविटी की और जो डेटा आपको रिस्पॉन्स में मिला, उस डेटा को आप यहाँ पे पास भी कर सकते हो इस पेज को, और वो जो पेज है ये ब्लेड, वो उस डेटा को डिस्प्ले करेगा। ये है दोस्तों कंट्रोलर का काम। बहुत ही छोटा और बहुत ही शक्तिशाली कंपोनेंट है। तो ये थे तीन प्लेयर्स की जो अपने प्रोजेक्ट में उपयोगी होते हैं और काम करते हैं, दैट इज़ राउट्स, व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चौथी चीज़ है मुझे आपको बतानी है, वो है मॉडल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग विच इज़ रिमेनिंग टू डिस्कस इज मॉडल। अब देखो मॉडल क्या है? इट इज़ सी इन मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट देयर विल बी सम डेटाबेस एज बैकएंड। तो यहाँ पे भी हम बैकएंड में डेटाबेस यूज़ करेंगे MySQL का और एनी अदर डेटाबेस। बट ज़्यादातर हम क्या करते हैं, PHP में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वी आर क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम XAMPP बाय ओपनिंग दी SQL सर्वर, और फिर टेबल डिफाइन करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है, लारवेल में उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिल गया है। मतलब कि डेटाबेस तो रहेगा, बनाना भी पड़ेगा, लेकिन डेटाबेस को बनाने के लिए आपको SQL सर्वर में जाके डेटाबेस क्रिएट करके टेबल डिफाइन करने की या ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको केवल यहाँ से कमांड रन करवाना है, कमांड प्रॉम्प्ट से लारवेल का कमांड, जिसे हम PHP आर्टिसन कमांड कहते हैं। कमांड रन करवाने से डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर टेबल्स भी बन जाएंगे आपके, या फिर डेटाबेस बना हुआ है वहाँ पे तो उसके अंदर टेबल्स बन जाएंगे। तो वो जो टेबल्स यहाँ से बनते हैं, हर एक टेबल के लिए यहाँ पे एक क्लास बनेगा लारवेल में, और उस क्लास को कहते हैं मॉडल। तो मॉडल क्या है? वो डेटा कंटेन करता है, मतलब कि इट कंटेन्स डेटा, इट इज योर टेबल। टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लास फॉर ईच table. Here there will be a separate file which will contain a class which is known as model class. वो एक मॉडल नाम का एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है जिसको आपका क्लास एक्सटेंड करेगा। मतलब कि जो क्लास जब आप मॉडल बनाओगे तब जो क्लास बनेगा नहीं, वो मॉडल क्लास का सब क्लास होगा। उसके अंदर फंक्शंस मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में उसके अंदर हम कुछ करेंगे नहीं, वो भी कोर PHP का ही क्लास बनेगा एक। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब मॉडल रिप्रेजेंट्स टेबल ऑफ डेटाबेस, और उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम एलोकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोकेंट। वो जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब जो चार मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, राउट्स, व्यूज़, कंट्रोलर्स और मॉडल्स। मॉडल्स कंटेन्स डेटा, और ये जो लारवेल है वो पूरा MVC अप्रोच पे काम करता है, MVC आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो इस MVC में M का मतलब हुआ मॉडल, मतलब कि अपना टेबल जहाँ पे डेटा है, V का मतलब व्यू के जो प्रस्तुत करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है, और C का मतलब कंट्रोलर की जो कंट्रोल करता है। देना है या नहीं, डेटा क्लाइंट को देना है, बताना है या नहीं, कौन बताएगा, किसको बताएगा, ये सब तय करता है कंट्रोलर। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा MVC यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल MVC का ज़माना है। MVC आर्किटेक्चर इज़ वेरी फेमस अमंग दी several architectures available in the market. So MVC लारवेल भी MVC आर्किटेक्चर पे काम करता है।
कैसे अप्लाई होता है, कैसे MVC इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो यहाँ पे इस सेशन में मैंने आपसे ये 4 चीज़ें डिस्कस की है। लार्वल बेसिक भी डिस्कस किया, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया, और राउट्स, व्यूज़, कंट्रोलर्स और मॉडल। अब मॉडल का कोई एग्जांपल यहाँ पे एट इनिशियल लेवल मेरे पास अभी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर तब हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको डेमोस्ट्रेट भी करूँगा। ओके, सो उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ पे लार्वल के बेसिक्स में लार्वल का बेसिक समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, और ये 4 प्लेयर्स और कंपोनेंट्स की जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस सेशन को, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए धन्यवाद।